यही जिंदगी है प्यारे, अगले मोड़ पर क्या है कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दिखोम जलाली के बारे में ना उम्मीद थी, लेकिन वह हड्डियों का ढांचा अस्पताल से खुद चलकर बाहर आ गया और चंगा भला राजा चला गया। अब वो अपनी सारी खामियों खूबियों समेत कब्र में लेटा है। मैंने कहा इमरान वो जैसा भी था, लेकिन उसकी आखिरी रात मुझे नहीं भूलेगी। सच पूछो तो उसने मुझे हैरान कर दिया। उस रात उसने बहुत तफरीह भी की, कई खतरे भी मोल लिया और फिर मौत का सामना भी किया। उसकी बातों से मैं समझ रहा था कि वो चौधरियों के साथ मिल गया है। हमारे साथ साथ तुम्हें भी पकड़वाने का इरादा रखता, लेकिन इन मौका पर उसने असल रूप दिखाया, हमें वहां से निकाला है। उसने एक पहरेदार को पहले से बांध रखा था। रखवाली वाले खूनखार कुत्ते भी उसे देखकर राम हो गए। उसने जबरदस्त प्लानिंग कर रखी थी। इमरान बोला बस हमारी अपनी प्लानिंग होती है और कुदरत की अपनी। उसे 2 गोलियां लगी थी, उसके बावजूद वो शायद बच जाता, मगर पहले चौधरियों ने फिर पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाने में बहुत देर की। करीबन 1 घंटा तो वो मौका पर ही तड़पता रहा। पुलिस को क्या बताया गया? वही जो ऐसे चौधरी बताते हैं। राजा पर डाके और कत्ल का इल्जाम लगा है। गहनों वाले रुमाल और करिश्मा की मौत को सबूत बनाया गया है। तुम दोनों भी शरीके मुल्जिमान के तौर पर नामजद हो, लेकिन इसकी फिक्र ना करो, मैं निमट लूंगा इस नामजदगी से। लेकिन यह बताओ कि क्या वाकई नीतू उर्फ करिश्मा को राजा ने मारा? मैंने जरा तवक्कुफ से कहा शायद ऐसा ही है, लेकिन राजा की नीयत ऐसी नहीं थी। दरअसल करिश्मा ने राजा को उतार लिया था। वो शोर मचाना चाहती थी। राजा ने उसे दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। वो मुजाहमत करती रही और इसी में उसका दम घुट गया। हमने चंद मिनट तक राजा के सोगवार मौजू पर बात की। फिर इमरान ने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है ताबी। मुझे पता चला है कि वो कमीना जावा भी भारतीय पंजाब ही में है। अपने भाई के 2 कातलों को सरेआम गोलियां मारने के बाद उसे उनकी लाशों को अंबाला की सड़कों पर घसीटा है। अब वो इनके बच्चे खुचे साथियों को ढूंढता फिर रहा है। मुझे पता चला कि जावा और तरशोला के सरदार ओतार सिंह में पुरानी वाकिफकारी है। सरदार ओतार तो अपनी बेटी को बाजियाब कराने के लिए रात दिन भागा फिर रहा है। तुम्हारी और यूसुफ की तलाश के लिए उसने जावा से राब्ता किया है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। ठीक है, मैं एहतियात करता हूं, मैंने कहा। कोशिश करो कि इस गांव में भी किसी को तुम्हारी और यूसुफ की मौजूदगी का पता न चले। नहीं, अभी तक तो हम किसी के सामने नहीं आए। इमरान ने जरा तवक्कुफ से कहा, मैं तुम्हारी वापसी का इंतजाम कर रहा हूं। इस काम में थोड़े दिन तो लगेंगे, लेकिन काम परफेक्ट होगा। पहले मरहले में तुम्हें हिफाजत से नई दिल्ली या मेरठ है पहुंचाया जाएगा। वहां नई दिल्ली में अपने 2 पक्के सज्जन मौजूद हैं। एक का नाम शहबाज अहमद है, दूसरा डॉक्टर रतन सिंह। ये दोनों कल या परसों एक एम्बुलेंस गाड़ी पर तुम तक पहुंचेंगे। आने से कम 6 घंटे पहले तुम्हें फोन करेंगे। इसके बाद तुम्हें तैयार रहना है। जिस देहाती हुलिये में तुम लोग हो यही आगे भी काम देगा। हाँ, सफर के दौरान में तुमने एक और जरूरी बात सहन में रखनी है। ये बात मैं शहबाज और डॉक्टर रतन को भी बता दूंगा। कौन सी बात? ये बात तुम साबित कर चुके हो कि यूसुफ को सिर्फ इसलिए पकड़ा गया और इंडिया पहुंचाया गया कि उसकी शक्ल सरदार ओतार के बेटे बदनाम कातिल अशोका सिंह से मिलती है। अशोका सिंह वाकई कई सूबों की पुलिस को मतलूब है। 5 साल हो गए हैं, फिर भी उसकी तलाश का काम रुका नहीं। अब सफर के दौरान में अगर कहीं चेकिंग वगैरह हुई और यूसुफ पुलिस की नजर में आया तो ऐन मुमकिन है कि उसे वाकई अशोका समझ लिया जाए। हाँ, तुम्हारा ये पॉइंट वाकई गौर करने वाला है। किसी तरह कोशिश करनी है कि यूसुफ पुलिस या किसी भी कानूनी इदारे या एजेंसी की नजर में ना आ सके, वरना वो अशोका की जगह नुकसान उठा सकता है। इमरान ने मुझे मेरे मददगारों शहबाज अहमद और डॉक्टर रतन के बारे में कुछ मजीद मालूमात दी और फिर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अंदाजा हो रहा था कि इमरान को इन दोनों अफराद पर भी भरपूर एतमाद है। जगत का छोटा भाई गोविंदर बेशक शराब से परहेज नहीं करता था और औरतों में भी दिलचस्पी रखता था। उसके बावजूद उसमें खिलाड़ी वाली आदतें भी थी। सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता था, खुराक का ख्याल रखता था और वर्जिश भी बाकायदगी से करता था। वहां जोपुर गांव में उसने अपना जिम बना रखा था। इस जिम में मेरा और उसका बाकायदा मुकाबला हुआ था। अब वो मुझे मेरे असली नाम ताबिश ही से बुलाता था। शाम को बुलाओ ताबिश भाजी, जरा जॉगिंग करके आए। उसके मंगेतर रजनी फौरन बोली, ये जिसको थोड़ी सी जॉगिंग कहता है ना, ये 10 पक्के मील की दौड़ होती है। रस्ते में कोई सोनी कुड़ी मिल जाए तो उसके चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। इस तरह ये दौड़ 15-16 मील की हो जाती है। गोविंदर इस पर झपटा तो भाग गई। वो बोला, बाजी तुसी ये आप ही सोचो, नेशनल खेलों में हिस्सा लेना है मैंने। कुछ छोटे मुकाबले नहीं होते दिल्ली में, बड़े बड़े सूरमा पड़े हैं। कुछ करूंगा तो लड़ूंगा ना। आ जाएं आप भी। 5-6 किलोमीटर की दौड़ में आपका क्या बिगड़ना है? नहीं गोविंदर, इस वक्त मूड नहीं, सॉरी यार। वो खुद ही चला गया, लेकिन उसकी वापसी 10-15 मिनट बाद ही होगी। मैं उसे इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान हुआ। क्या हुआ गोविंदर? मैंने पूछा। वो मेरे सवाल को यकसर नजरअंदाज करते हुए बोला, ताबिश भाई कुछ पता है आपको? एक बड़ा ही खतरनाक बंदा हमारे आसपास है। खतरनाक बंदा? जावा का नाम सुना हुआ है आपने? मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट तोड़ गई।
अपने तासुरात छुपाते हुए मैंने कहा, नहीं, कौन है ये? वो मेरे करीब बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, बहुत बड़ी बला है पाजी। बंबई के 5-6 बड़े डानों में से एक है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वगैरह में लोग कांपते हैं इसके नाम से। मैं तो हैरान हूं कि वो यहाँ है। तुम्हें कैसे पता है कि वो यहाँ है? मैंने आम लहजा में पूछा। मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे को पता है। बड़ी दहशत फैली हुई है उसकी वजह से। हम तो बाहर नहीं निकले, हमें जानकारी नहीं। मैं अभी खेतों तक ही पहुंचा था कि नंबरदार साहब मिल गए। कहने लगे, इस वेले पेड़ से बाहर ना निकलो, हालात खराब है। मैंने पूछा कि क्या खराब है, तो उन्होंने जावा का नाम लिया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने तफसील बताई तो विश्वास करना पड़ा। कहने लगे कि यह बंदा और उसके साथी अपनी कोई दुश्मनी चुकाने के लिए महाराष्ट्र से यहाँ आए हुए हैं। बंदे का नाम बाद में पूछते हैं, पहले गोली मार देते हैं। लोकल पुलिस इसके नाम से कांपती है। MPA तक को खड़े खड़े नंगा कर देते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने 2 बड़े तगड़े बंदों की हत्या की है और लाशों को अम्बाला की गड़ियों में घसीटा है। साथ साथ कई पर्दादार नारियों को भी नंगे सर गश्त कराया है। इमरान की इतला दुरुस्त साबित हो रही थी। दहशत का निशान जावा इस इलाके में मौजूद था और अपना आप दिखा रहा था। लाहौर में हमें पता चला था कि जावा के छोटे भाई को किसी कृत सिख पुलिस ऑफिसर ने कत्ल कर दिया है। ये सारा वही शाखसाना था। कुछ देर बाद मैंने यूसुफ को देखा। वो मिट्टी की बनी हुई सीढ़ियां चढ़कर घर की छत पर जा रहा था। देहाती लिबास तय बंद कमीज में होने के बावजूद वो नीम शहरी सा लगता था। जगत सिंह ने हर वक्त इस पर निगाह रखी हुई थी। उसने मुझे आंख से इशारा किया कि वो ऊपर जा रहा है। मैं खुद भी चाहता था कि यूसुफ से 2 मिनट तन्हाई में बात कर सकूं। मैं ऊपर गया तो वो चारपाई पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। देहात में घरों की छतें एक दूसरे से मिली होती हैं, मुंडेर भी नहीं होती। यहाँ भी दूर तक नजर आ रहा था। गांव से आगे खेत और खेतों से आगे दरख्तों और झाड़ियों के सिलसिले। मध्यम चांदनी नशीबो फराज को नुमाया करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। घर के सामने ही गली में कोई नशाई दीवार से टेक लगाए बैठा था और अपनी भूंडी आवाज में हीर की मिट्टी पलीद करने की कोशिश कर रहा था। इसे मैंने कल भी देखा था। मैं यूसुफ के करीब बैठ गया। मैंने कहा, यूसुफ, मैं कोई लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहता, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुमने दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन समझा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? सरदार ओतार ने सिर्फ तुम्हें मेहमान बनाने के लिए और तुम्हारी खातिर मदारत करने के लिए तुम्हें दिल्ली में रखा हुआ था। यूसुफ रूखे लहजे में बोला, ओतार सिंह का कहना है कि ये एक गहरा चक्कर है। यूसुफ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें भी कुछ न कुछ अंदाजा हो गया होगा कि ये लोग मारूफ लोगों के हम शक्ल या इनसे मिलते जुलते चेहरे ढूंढते हैं। इन्होंने मुझे भी इसी तरह ढूंढा। इनका कहना है कि मेरी शक्ल इंडिया के एक मकबूल सिंगर से बहुत ज्यादा मिलती है। वो मुझे एक बड़े टीवी चैनल पर मुस्तकिल काम करने की ऑफर कर रहे हैं। जो मुआवजा वो दे रहे हैं वो भी मेरी तवक्का से बहुत बढ़कर है। 2 दिन पहले चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरी मुलाकात भी कराई गई। डायरेक्टर साहब ने इस बात पर बहुत माजरत भी की है कि दरमियान के कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक लाने में जबरदस्ती का रवैया अपनाया, बल्कि ऐसा तासुर मिला कि मुझे अगवा किया गया है। सरदार उतार भी इस पर बहुत शर्मिंदा था। अब ये लोग मुझे बाइज्जत तरीके से वापस पाकिस्तान रवाना कर रहे थे। मैंने सर पकड़ लिया। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है यूसुफ, तुम समझ नहीं रहे हो। यह सरासर बकवास और झूठ है। तुम्हारी शक्ल किसी इंडियन गुलकार से नहीं मिलती। तुम्हारी शक्ल उस खबीस अवतार सिंह के मफरूर बेटे अशोका से मिलती है। इस बेटे को इंडिया में कई बरसों से एजेंसियां ढूंढती फिर रही हैं। इसका नाम ECL में है। इसने 1-2 दफा मुल्क से फरार होने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। ये लोग तुम्हें मारकर अशोका का पीछा कानून से छुड़ाना चाहते हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी। तुम्हें पुलिस नाकों के दरमियान से गुजारा जाना था और जब पुलिस तुम्हें पहचान लेती तो तुम्हारी गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया जाना था। तासुर यही मिलता कि शायद अशोका ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद के परखच्चे उड़ा लिए। अगर तुम एक बार अशोका सिंह की तस्वीर देख लो तो सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मैंने साजिश का सारा ताना बाना यूसुफ के गोश गुजार किया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी कुछ बातें उसके दिल को लग रही हैं। वो ये भी जानता था कि कल रात मैंने उसे और सरवत को बचाने के लिए किस तरह अंधाधुंध फायरिंग का सामना किया। वो सब कुछ जान रहा था। उसके बावजूद उसके चेहरे की सख्ती और कदूरत कम नहीं हो रही थी। आखिर उसने चारपाई पर पहलू बदला और मुझे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, ताबिश में एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। जो कहना चाहते हो खुले दिल से कहो। मैंने जवाब दिया, ताबिश मुझे अंदाजा कि तुम दिल के बुरे नहीं हो। मैं ये भी जानता हूँ कि कल रात तुमने हमारा दिफा किया और सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया। मैं अपनी गलती भी तस्लीम करता हूँ कि मैंने तुम पर गोली चलाई। इसके अलावा इसमें भी शक नहीं कि तुमने मुझे ढूंढने में सरवत का साथ दिया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं कर पाता। शायद अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारा रवैया भी यही होता। बात कड़वी है पर हकीकत है ताबिश, मेरे और तुम्हारे दरमियान रकावत का रिश्ता बना है और यह बड़ा जालिम रिश्ता होता है। माफ करना, तुम मुझे सोने का बनकर भी दिखा दोगे ना तो मेरा दिल तुम्हें कबूल नहीं करेगा। मैंने कहा, यूसुफ तुम हर चीज पर रकावत को हावी क्यों कर रहे हो?
हम इंसान भी तो हैं और मुश्किल हालात में हैं। अगर तुम माजी को बुनियाद बनाकर मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते तो मैं तुम दोनों को वाकई कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कम अज कम मौजूदा हालात की मजबूरी तो समझो यार। हमें मिलजुल कर इस गंभीर घेरे को तोड़ना है। जगत जैसे लोग हमारी बेलोस मदद कर रहे हैं, वो क्या असर लेंगे जब हमें आपस में ही लड़ता झगड़ता देखेंगे। तुम अब क्या कह रहा हूं तुमसे, जो गलती परसों मुझसे हुई है इसके लिए तुमसे माफी मांग लेता हूं। मैंने तो तुम पर गोली चलाई, मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। वो रूखे लहजे में बोला, बात मुआफी की नहीं यूसुफ, कल मुझसे भी ज्यादती हुई जिसका मुझे अफसोस है। इस वक्त हमें मिल बैठ कर सोचना होगा, यकजहती दिखानी होगी, दिल से कदूरत को खत्म करना होगा। वो बोला, ताबिश मैं साफ गो बंदा हूं, मैं वही बात दोहराऊंगा, ये बहुत कड़वी हकीकत है। हमारे दरमियान कदूरत वगैरह का नहीं, रकाबत का रिश्ता है और ये बहुत तल्ख रिश्ता होता है। अपने दिल पर मेरा बस नहीं, मैं तुम्हें देखता हूं तो वो कहते कहते खामोश हो गया। मैंने कहा रुक क्यों गए, तुमसे कहा ना जो कहना है क्या डालो। वो सिगरेट के चंद गहरे कश लेकर बोला, तुमने सरवत के साथ सफर किया है ना, दिन रात उसके साथ रहे हो, तुम एक कमरे में सोते रहे हो, जगत सिंह के घर में भी खुद को मियाँ बीवी बताते रहे हो। मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरी आंखों में वो सारे नक्शे फिरने लगते हैं। तुमने क्या बातें की होगी, किस तरह सोए होगे, किस तरह जागे होगे, किस तरह हंसते बोलते रहे होगे। मेरा दिमाग फटने लगता है। मैं तुम्हें सच बताता हूं ताबिश, तुम जितनी बार मेरे सामने आओगे यही होगा। वो मेरी बीवी है, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम्हारे साथ भी यही होता, यही होता। वो तेजी से उठा और सीढ़ियां उतर कर नीचे चला गया। उसने आज वही बात कही थी जिसका अंदेशा जगत सिंह ने जाहिर किया था। मैं अपनी जगह बैठा सोचता रहा, शायद ठीक ही कहते हैं हम मर्द कभी कभी बहुत अंदरून बीन हो जाते हैं, बस अपनी जात के हवाले से सोचते हैं। यूसुफ भी तो अपनी जर्मन महबूबा को सरवत की रकीब बनाकर घर में लाया था। तब उसने रकाबत की तलखी और शदीद करवाहट के बारे में कुछ नहीं सोचा था। अभी वो एक खूबसूरत लड़की को कीप रखने का प्रोग्राम बना रहा था। अभी उसे सरवत के हवाले से कोई फिक्र नहीं थी। चंद साल पहले मेरे सीने में जुदाई के जो जख्म लगे थे उनमें से फिर खून रिसने लगा। मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस पहली जुदाई को ही आखिरी और हतमी जुदाई समझूं, जल्द से जल्द सरवत और यूसुफ से दूर हो जाऊं। यहाँ मेरे लिए तौहीन मोहब्बत और जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं था। इमरान ने कहा था कि जल्द ही उसके भेजे हुए मददगार हम तक पहुंच जाएंगे और चंद रोज के अंदर हमें यहाँ से निकाल लेंगे। मेरा दिल चाहा कि यह चंद रोज बस जल्दी से खत्म हो जाए। मैं सरवत की तरफ से सुरखरू होकर उसे अलविदा कह दूं। मैं उठकर मिट्टी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो अचानक चौंक गया। कुछ फासले पर खेतों में 3-4 गाड़ियों की रोशनियां नजर आई जो तेजी से उछलती कूदती गांव की तरफ आ रही थी। गांव के नंबरदार के पास तो गाड़ी नहीं थी। ये कौन लोग थे? मैं जगत सिंह को आवाज दी, जगत ऊपर आओ। जगत के बजाय गोविंदर ऊपर आ गया। क्या बात है पाजी? जगत पाजी तो बाहर गए हैं, ये कौन लोग आ रहे हैं यहाँ? मैंने रोशनियों की तरफ इशारा किया। हमारे देखते ही देखते ये गाड़ियां गांव में दाखिल हो गईं। आवारा कुत्ते उनके इर्द गिर्द शोर मचा रहे थे। हेडलाइट्स में धूल के बादल उड़ते नजर आते थे। ये कुल 3 गाड़ियां थीं, 2 बड़े साइज की शानदार जीपें, एक हाई रूफ। कहीं ये जावा के लोग ही ना हो, गोविंदर ने सरसराती आवाज में कहा। थोड़ी देर बाद ही गाड़ियां ऐन उस मकान के सामने आ खड़ी हुई जिसमें हम सब मौजूद थे। हमारे ज़हनों में खतरे की घंटियां बज उठी। मेरी जेब में पिस्तौल था, LMG नीचे कमरे में थी, मेरा चहेता चाकू भी वहीं था। मैं सीढ़ियां पलांगता हुए नीचे पहुंचा। गोविंदर मेरे अक्क में था। इससे पहले कि मैं कमरे तक पहुंचता कई अफराद अंदर घुस आए। इन्होंने मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा फुर्ती दिखाई थी। दरवाजा खटखटाने के बजाय उन्होंने 5 फुट ऊंची कच्ची दीवारें फैलांगी थी और अंदर आदम के थे। अंदाजा हुआ कि इन्हें हर चीज की पहले ही खबर थी। यहां तक मालूम था कि घर में कितने अफराद और कहां कहां हैं। इनके हाथों में जदीद ऑटोमेटिक राइफलें थी और वो शक्लों ही से खतरनाक मुजरिम नजर आते थे। मुझे अंदाजा हुआ कि पिस्तौल निकालना बेकार है। निस्फ दर्जन अफराद मुझे भून कर रखते थे और मेरे साथ ही यूसुफ, सरवत और आयशा वगैरह की जिंदगी भी सख्त खतरे से 2-4 हो जाती। हैंड्स अप, हैंड्स अप, कई ललकारे गूंजे। मैंने हाथ खड़े कर दिए। गोविंदर और यूसुफ ने भी तकलीद की। एक शख्स ने बड़े करख्त अंदाज में मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और मोबाइल भी। पकड़ो, जाने ना पाए। अचानक एक हमलावर चिल्लाया। हमलावरों की तवज्जो हमारी तरफ थी। सरवत और आयशा चिल्लाती हुई बाहर भाग गई थी। हमलावर इनके पीछे लपके। तारीख सहन में 2 गोलियां भी चली। 2 राइफलों के बैरल मेरे सिर से छू रहे थे। मैं अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता था। कुछ यही कैफियत गोविंदर और यूसुफ की थी। चंद सेकंड बाद अंदाजा हुआ कि हमलावरों ने इन्हें दोबारा पकड़ लिया है। आशा के रोने और बोलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। 2 हमलावर जो अपने तोर अतवार से माहिर निशानाबाज लगते थे, हमें गन पॉइंट पर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे और कमरे से बाहर निकल गए। कमरे का मोटा चौबी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। यह बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। हम बुरी तरह घिर गए थे। कमोबेश 2 दर्जन अफराद यहाँ मौजूद थे। मैंने कमरे की सलाखदार खिड़की में से देखा। 2 राइफलें इस जानिब से भी हमें निशाने पर लिए हुए थी। वो लोग आयशा कौर को
बालों से पकड़कर घसीटते हुए साथ वाले बरामदा नुमा कमरे में ले आए। वो मुंबई स्टाइल की उर्दू बोल रहे थे। इनमें से बेशतर के रंग सांवले थे। मेरे दिल ने गवाही दी कि ये जावा ग्रुप के लोग हैं। गोविंदर का जर्द रंग भी यही गवाही दे रहा था। दो अफराद ने आशा को दोनों तरफ से दबोच रखा था और उसे बार बार धमका कर खामोश कर रहे थे। इनकी बातों से ये पता चला कि उस सरवत को नहीं पकड़ सके। कम अज कम वो अभी तो इनके हाथ नहीं आई थी। बदतरीन सूरत हाल में एक छोटी सी मुस्बत बात थी। क्या वो गांव वालों की मदद हासिल कर सकेगी? क्या लोग हमारी मदद को आएंगे? क्या पुलिस मुतहर्रिक हो सकेगी? ऐसे कई सवालात थे। मैं, गोविंदर और यूसुफ जिस कमरे में थे, इसमें बंद दरवाजे के अलावा फकत एक खिड़की थी। इसमें लोहे की मोटी सलाखें लगी थी। कोशिश करके बंद दरवाजे को शायद तोड़ा जा सकता था, लेकिन बाहर फिर मुसल्लह अफराद मौजूद थे। मुजाहमत का बेहतरीन मौका वही था जब हम इस कमरे में आए थे, मगर उस वक्त आशा और सरवत भी कमरे में मौजूद थी। मुजाहमत से उनकी जिंदगी फौरन दाव पर लग जाती। अचानक मुझे गोविंदर की मंगेतर रजनी का ख्याल आया। वो भी घर ही में थी, मगर अभी तक उसकी आवाज सुनाई नहीं दी थी और ना ही वो यहां से भागी थी। शायद वो खुद को कहीं घर के अंदर ही छुपाने में कामयाब हो गई थी। ये जावा गैंग ही के लोग हैं। गोविंदर ने मेरे कान में लरजती सरकोशी की। लेकिन जावा खुद यहां नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, क्या आपने उसे देखा हुआ है? एक दफा तस्वीर देखी थी, मैंने बात बनाई। खिड़की से बाहर बरामदे में 3 शानदार फोल्डिंग कुर्सियां और एक मेज रखी की। मेज पर मिनरल वाटर की बोतल, सिगरेट का पैकेट, लाइटर और इस तरह की 1-2 अशिया रखी गई। ये सारा सामान ये लोग यकीनन हर रोफ गाड़ी में अपने साथ ही लेकर आए थे। सरकारी दरबानों की तरह 2 मुसल्ला गार्ड दीवार के साथ अटेंशन खड़े हो गए। अंदाजा हुआ कि जावा आ रहा है। वो गालिबन अभी तक गाड़ी ही में बैठा था। कुछ देर बाद उसकी आमद हुई। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ अंदर आया। उसका नहायत घुटा हुआ जिस्म पतलून कमीज में से फटा पड़ रहा था। आंखों में वही खूनखार सुर्खी थी जो मुझे इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में नजर आई थी। उसने सलाखदार खिड़की के बाहर से मुझ पर एक तमस्खुर भरी नजर डाली, फिर यूसुफ को घूरा और बड़े ठाठ से कुर्सी पर बैठ गया। उसके करीबन 1 दर्जन मुसल्ला साथी उसके इर्द गिर्द मौजूद थे और उसके किसी भी इशारे के मुंतजिर थे। तब मैं एक बार फिर चौंका। मेरी नजर उस दूसरे शख्स पर पड़ी जो जावा के साथ ही कुर्सी पर बैठा था। मैं हैरान रह गया। मुझे तवक्का नहीं थी कि मैं इसे यहां देखूंगा। ये बॉर्डर पार्क का वही गांव का चौधरी अनवर था जिसे जगत सिंह चौधरी अनवर गंजा भी कहता था। चौधरी अनवर कल्फ लगे सफेद शलवार कमीज में था। उसकी सफाकी उसके चौड़े जबड़े और उसकी सूजी हुई आंखों से आया थी। चावा ने बेतकल्फी से चौधरी अनवर के कंधे पर हाथ मारा और बोला, वाह भाई वाह, एक बादाम में से 2 गिरियां निकल आई हैं। इसको कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छत फाड़ कर देता है। एक बादाम में 2 गिरियां? चौधरी अनवर ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ भाई, देखो ना, एक साथ 2 बच्चे मिल गए और दोनों की तलाश थी हमें। एक ये सरदार अवतार सिंह का भगोड़ा मेहमान यूसुफ है और दूसरा ये इमरान का जांगिया ताबी। एक बादाम में 2 गिरियां। उसने जोर का कहका लगाया और सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ाए। इसी दौरान में 2 मुसल्ला अफराद फटे पुराने कपड़ों वाले एक नशई को पकड़कर अंदर ले आए। मैंने पहचान लिया ये वही शख्स था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले गली में गाते देखा था, लेकिन अब ये शख्स ठीक ठाक होश में नजर आ रहा था। इसका लबो लहजा भी कदरे बदला हुआ था। उसने जावा के सामने हाथ जोड़ दिया और लरजती आवाज में बोला, मुझे बिल्कुल पता नहीं था जनाब कि इस बंदे का संबंध आपसे है। मैं सौगंध खाता हूँ जी, बड़ी सी बड़ी सौगंध खाता हूँ। मुझे पता होता कि इसकी आपको जरूरत है तो कभी थाने न जाता। मैं इतनी जरूरत ही नहीं कर सकता था माई बाप। जवाब बोला, लेकिन अब तो जरूरत हो चुकी है मियाँ मिट्टू, अब क्या हो सकता है? अब तो मामले को ठीक करना ही होगा ना। सांवले रंग वाले दुबले पतले शख्स ने तड़प कर खुद को छुड़ाया और जावा के पाँव में गिर पड़ा। उसका पाँव पकड़कर बोला, मैं बेखबर था जनाब, मुझे एक दफा क्षमा कर दें। मैं वचन देता हूँ सरकार, आपका गुलाम बन जाऊंगा, आप जो कुछ कहेंगे करूंगा। वो जावा के पाँव पर सर रगड़ने लगा। उसकी हालत दीदनी थी, रंग हल्दी हो रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि नशई के रूप में ये शायद बंदा पुलिस का इन्फॉर्मर था और उसे पुलिस तक कोई ऐसी इत्तला पहुंचाई जो नहीं पहुंचानी चाहिए थी। जावा ने इत्मीनान से कहा, मैं मानता हूँ मियाँ मिट्टू कि तुमने ये गलती नहीं की, लेकिन जरूरी नहीं होता कि बंदे को इसी कर्म की सजा मिले जो इसने किया है। इसे अपने किसी पहले कारनामे की सजा भी तो मिल सकती है। आपको अपने बच्चों का वास्ता मुझे बख्श दें। वो गया और जावा के पाँव से चिमट गया। जावा ने परेशानी की अदाकारी करते हुए कहा, अब ये कैसे हो सकता है मियाँ मिट्टू, तू इंस्पेक्टर चावला के बारे में जान गया है। अब तू लाख भी कसमें खाए लेकिन अपनी जुबान बंद नहीं रख सकेगा। तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तू मुखबर है मियाँ मिट्टू, तेरा तो काम ही सुनना और टें टें करना है। मेरी जुबान काट दें सरकार, आप कहें तो मैं अपने हाथ से काट लेता हूँ। मेरा विश्वास करें सरकार। वो बाकायदा बिलकने लगा। मौत के खौफ से उसका पूरा जिस्म लर्जा था। जावा के तमतमाए चेहरे पर सोच की लकीरें नजर आईं। उसने 2 गहरे कच लिए, फिर अपने एक कारिंदे को इशारा करते हुए बोला, चोपड़ा इसे अभी ले जाओ, इसका फैसला बाद में करेंगे। जावा के लहजे में लचक महसूस करके मुखबर की हालत जरा संभली। उसने अपना सर एक बार फिर जावा के पाँव पर रखा और उससे जहाँ बख्शी कीलते जहाँ करने लगा।
जावा ने हाथ के इशारे से उसे ले जाने के लिए कहा और बोला, अभी जाओ, कुछ सोचेंगे। उसके साथ ही उसने पांव की हरकत से मुखबर का सर पीछे हटा दिया। दोनों मुसल्ला अफराद मुखबर को लेकर रवाना हुए। चंद कदम दूर जाकर एक मुसल्ला शख्स ने मुड़कर देखा। जावा ने उसे एक खतरनाक इशारा किया। यह मार देने का इशारा था। गले पर उंगली से ख्याली छुरी चलाने का इशारा किया। मुखबर ये मंजर नहीं देख सका और मुसल्ला अफराद के साथ बाहर निकल गया। मेरे जिस्म में सर्द लहर तोड़ गई।